शुरू करने वाले हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, तो द फाउंडेशन ऑफ फिजियोलॉजी, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी। कल हमने देखा था कि कैसे हम क्या जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसके क्या क्या स्कोप है ना। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। द ह्यूमन बॉडी इज़ इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हद से ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। इन दैट इट इज़ मेड अप ऑफ ए मल्टीट्यूड ऑफ सिंगल सेल्स दैट कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़ एंड ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी में ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कैसे आती है कि बहुत सारे सिंगल सेल्स आपस में मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिल के ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है ना, हमें बिल्कुल टिश्यू और सेलुलर लेवल पर जाकर स्टडी करनी पड़ेगी ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए। These cells and systems depend on many daily process that occur in our body to keep us alive. तो ये जो सेल्स हैं और ये जो सिस्टम्स हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डेली प्रोसेस होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो हमेशा ज़िंदा रहे, हमेशा वो हमें ज़िंदा रख सके। ठीक है ना, ये जो सेल्स हैं और ये जो सिस्टम्स हैं ये आपस में एक साथ मिल के काम करती हैं ताकि वो हमें ज़िंदा रख सके, हमें जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, हमें जो सर्वाइव करने में हेल्प कर सके। ठीक है, वी यूजुअली टेक दीज लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ फॉर ग्रांटेड। ठीक है ना, अब बहुत सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो उस पर हम ध्यान भी नहीं दे रहे, लेकिन वो होती जा रही हैं और वो बहुत ज़्यादा लाइफ सस्टेनिंग है। यानी कि अगर वो एक सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो हमारी जान जा सकती है। ठीक है, तो लेकिन वो हमारी बॉडी में इतना नेचुरली, इतना फ्री में हो रहा है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम इसको बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं एंड डोंट रियली थिंक अबाउट व्हाट मेक्स अस टिक। ठीक है ना, बट दैट्स व्हाट फिजियोलॉजी इज़ अबाउट। ठीक है ना, तो इसी को ही हमें स्टडी करना है कि क्या क्या प्रोसेस है जो हमें सरवाइव करने में, हमें ज़िंदा रखने में, हमें अलाइव रखने में हेल्प कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इन दिस टेक्स्ट बुक वी विल स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है ना, इस टेक्स्ट बुक में हम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है ना, ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि जो हमारी बॉडी में जो फंक्शंस है, फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शंस की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस अदर डिसिप्लिन दैट रिलाई ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी सच एज नर्सिंग, मेडिसिन एंड फिजिकल थेरेपी। ठीक है ना, हम दूसरे डिसिप्लिन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी को और अच्छे से समझने में हेल्प मिले। है ना, जैसे कि हम जैसे फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, तो हमें कुछ नर्सिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, मेडिसिन की भी नॉलेज होनी चाहिए, फिजिकल थेरेपी की भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को और अच्छे से समझ सकें। टू नेम बट ए फ्यू, इन स्पेशल टॉपिक बॉक्सेज कॉल्ड कॉन्सेप्ट, चैलेंजेज and controversies we address information related to human physiology that you may find interesting। है ना, तो कुछ जो स्पेशल टॉपिक बॉक्सेस है जैसे कि कॉन्सेप्ट, चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज, उसमें हम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। तो यानी कि हम जो फिजियोलॉजी है और जो एनाटॉमी है उसको हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। As you read through this chapter and others, you will find another special topic box called Why It Matters। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे या दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको एक दूसरे स्पेशल टॉपिक बॉक्स मिलेगा जिसको हम बोलेंगे Why It Matters, which conveys the importance and relevance of material covered in the chapter। है ना, तो उस स्पेशल टॉपिक बॉक्स जिसको हम बोल रहे हैं वाई इट मैटर्स, उसमें क्या होगा, उसमें जो उस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट और जो रेलिवेंस है, क्या उस चैप्टर का रेलिवेंस है और क्या उस चैप्टर की इम्पोर्टेंस है, वो हम उस स्पेशल टॉपिक बॉक्स में पढ़ेंगे।
New to this edition is a clinical connection feature that presents a clinical case at the beginning of the chapter and then revisits it throughout the chapter to highlight the relevant physiology. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जीपैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 मेन एग्जाम्स है, आरआरबी, ड्रग इंस्पेक्टर और जीपैट, ठीक है ना। उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अगर कोई इन तीनों की तैयारी कर रहा है या फिर कोई जो एमबीबीएस का स्टूडेंट है जो कि नीट पीजी की तैयारी कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए, उन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो सिर्फ फार्मेसी के नहीं, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। To bring it all together, you will also find check your understanding sections that let you pause and see if you have understood the topic so far, ठीक है ना। हम बीच बीच में यहाँ पर जो चेक योर अंडरस्टैंडिंग सेक्शंस हैं, ठीक है ना, उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि हाँ, हमने अभी तक जितना पढ़ा क्या वो हमें अच्छे से समझ में आया या नहीं, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम फिजियोलॉजी को समझेंगे कैसे, उसके लिए क्या क्या अप्रोच हम लगाने वाले हैं वो देखते हैं। 2 अप्रोचेस आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर इन द बॉडी, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 अप्रोचेस का यूज़ करेंगे। 1 एम्फसाइज द पर्पस एंड द अदर एग्जामिन्स द अंडरलाइंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी इवेंट हो रहा है उसको हम समझेंगे इन 2 अप्रोचेस से। उसमें से एक जो है वो उस पर्पस को बताएगा और दूसरा जो है उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म से वो इवेंट हो रहा है वो बताएगा। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन व्हाई डू आई शिवर व्हेन आई एम कोल्ड, तो मान लो कि हमारे पास एक सवाल है कि हमें ठंड क्यों, हम क्यों कांपते हैं जब हमें ठंड लगती है, ठीक है ना। तो अब इसको हम इन 2 अप्रोचेस से कैसे समझेंगे, देखो। 1 आंसर वुड बी टू हेल्प वार्म अप बिकॉज शिवरिंग जनरेट्स हीट, ठीक है ना। तो इसका एक आंसर ये हो सकता है कि जो शिवरिंग जो है उससे हमें गर्मी मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि शिवरिंग से जो है हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, जिससे कि हम वार्म होते हैं, जिससे कि हमें ठंड कम लगती है ना। दिस अप्रोच, a teleological approach, explains body functions in terms of meeting a bodily need without considering how this outcome is accomplished. It emphasizes the why or purpose of the body process. तो ये जो अप्रोच है जिसे हम टीलियोलॉजिकल अप्रोच कह रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि जो बॉडीली फंक्शन जो हो रहा है उसको हमारी बॉडी को क्या नीड है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है ये हमारी बॉडी प्रोसेस का वाई या पर्पस बता रहा है। और फिजियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऐसे लोग जो फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। प्राइमरीली यूज अ मैकेनिस्टिक अप्रोच टू बॉडी फंक्शंस, ठीक है ना। तो अभी हम जो देख रहे थे वो था वाई पर्पस, वाई अप्रोच, जिसको हम बोल रहे थे टीलियोलॉजिकल अप्रोच। लेकिन जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो मैकेनिस्टिक अप्रोच अप्लाई करते हैं बॉडी फंक्शन को समझाने के लिए। देखो ये मत समझना कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने देखा होगा इस बार आरआरबी के एग्ज़ाम में बहुत सारे इंट्रोडक्शन पे भी क्वेश्चन आए, जैसे होम्योस्टेसिस भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। वो इंट्रोडक्शन में मिलेगा आपको, ठीक है ना। फीडबैक मैकेनिज्म, वो सारे इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है ना। इसलिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिस्ट कौन सा अप्रोच यूज करते हैं, मैकेनिस्टिक अप्रोच। दे व्यू द बॉडी एज ए मशीन हुज मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंसेज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, द सेम टाइप्स ऑफ प्रोसेस दैट अकर इन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना।
तो ये क्या मैकेनिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, देखो मैकेनिस्टिक अप्रोच में क्या करते हैं कि हम बॉडी को एक मशीन के रूप में देखते हैं, ठीक है ना, जिसमें जिसका जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, ठीक है ना, मशीन के अंदर कुछ ना कुछ मैकेनिज्म हो रहा होगा, तो उस मैकेनिज्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस के बेसिस पर, ठीक है ना, यानी कि कोई फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उसकी वजह से कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस हो रहा है, तो वो एक मशीन के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मैकेनिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं. The same type of process that occur in other components of the universe. Physiologists therefore explain the how of the events that occur in the body. तो फिजियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में जो इवेंट हो रहा है उसका हाउ बताते हैं, ठीक है ना. तो समझो टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, जो वाई बताए, ठीक है ना, और मैकेनिस्टिक अप्रोच क्या होता है, जो हाउ बताए, है ना. ठीक है ना, इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो टीवी, ठीक है ना, टीवी अगर हम बोल रहे तो टी वाई, ठीक है ना, तो अगर टी वाई है तो मैकेनिस्टिक में हाउ आ जाएगा, ठीक है ना. ए फिजियोलॉजिस्ट मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ शिवरिंग इज दैट व्हेन टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व सेल्स डिटेक्ट अ फॉल इन बॉडी टेम्परेचर दे सिग्नल द टेम्परेचर सेंसिटिव एरिया ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना. अब कैसे, देखो अगर हम इसको देखें कि फिजियोलॉजिस्ट का जो मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन है वो क्या होगा शिवरिंग का, कि जब बॉडी में जब जो बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी में जो टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ब्रेन में जो टेम्परेचर सेंसिटिव एरिया है उसको सिग्नल भेजती है. In response, the brain activates nerve pathways that ultimately bring about involuntary oscillating contraction relaxation of skeletal muscle, shivering. ठीक है ना. अब क्या हुआ कि बॉडी टेम्परेचर डाउन हुआ, ठीक है ना, जिससे कि जो टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व सेल्स हैं उनको पता चला, उन्होंने सिग्नल भेजा ब्रेन में, ब्रेन के टेम्परेचर सेंसिटिव एरिया के में सिग्नल भेजा. इसके रिस्पॉन्स में ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने ऐसा नर्व पाथवे एक्टिवेट कर दिया जिससे क्या हो गया कि जो बॉडी की जो स्केलेटल मसल है उसमें ऑसिलेटिंग मूवमेंट चालू हो गई, ठीक है ना, ऑसिलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट चालू हो गई, जिसको हम शिवरिंग बोल रहे हैं. बिकॉज मोस्ट बॉडीली मैकेनिज्म डू सर्व ए यूजफुल पर्पज naturally selected throughout evolution. It is helpful when studying physiology to predict what mechanistic process would be useful to the body under a particular circumstance. ठीक है ना. तो बहुत सारे जो बॉडीली मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है ना, वो हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे यूज़फुल के लिए बनाए गए हैं. मतलब हमारी बॉडी में जो कुछ यूज़फुल काम होते हैं उसको करने के लिए होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए हमें फिजियोलॉजी की स्टडी करनी पड़ेगी ताकि हम समझ सकें कि वो काम क्यों हो रहा है, ठीक है ना, वो काम हमें कैसे अलाइव रखने में, सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है. Thus, you can apply a certain amount of logical reasoning to each new situation you encounter in your study of physiology. ठीक है ना. If you try to find the thread of logic in what you are studying, you can avoid a good deal of pure memorization, and more importantly, you will better understand and assimilate the concept being processed. यानी कि हमें क्या करना, क्या देखो, हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसके पीछे जो हाउ है वो हमें पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है ना. इससे क्या होगा कि हमें फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उससे हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है ना, और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. ठीक है ना. तो आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में अगर इस वीडियो पे 10 लाइक्स आएंगे तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा. ठीक है. बाय.